मैं सपना मित्तल भागवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर में जीव विज्ञान प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको कक्षा 12 का जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी क्या है? जो आपका बायोटेक्नोलॉजी शब्द है, दो भागों से मिलकर बना है, बायो और टेक्नोलॉजी। बायो का अर्थ है जीव, ठीक है। टेक्नोलॉजी तकनीकी, जब हम जैविक कारकों या उनके घटकों का प्रयोग करके लाभदायक उत्पादों का औद्योगिक स्तर पर निर्माण करते हैं तो उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? कॉलेरैकी ने। इससे पहले क्लास में मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत बताए थे, परिभाषा बताई थी। बायोटेक्नोलॉजी के दो सिद्धांत, दो प्रिंसिपल्स हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं? जीव वैज्ञानिकों द्वारा जब डीएनए की संरचना में फेरबदल किया जाता है उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनी अभियांत्रिकी। जो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या पुनर्योगज डीएनए तकनीकी भी कहते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है पुनर्योगज डीएनए तकनीकी की क्रिया विधि। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जो अभी मैंने आपको बताया है कि जैव प्रौद्योगिकी में हम क्या करते हैं कि जैविक कारकों का प्रयोग करके लाभदायक उत्पादों का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसी के अंतर्गत जीनी अभियांत्रिकी में हम क्या करते हैं? जीन को वैज्ञानिकों द्वारा जीन को निकाला जाता है और किसी अन्य सेल में डाला जाता है, ठीक है। जिस सेल में डाला जाता है उसका डीएनए कैसा हो जाता है? पुनः संयोजित हो जाता है, उस डीएनए का दोबारा निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए उसे हमने दूसरा नाम दिया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इससे पहले केवल मैंने आपको टूल्स बताए थे, आज मैं आपको क्रिया विधि समझाने जा रही हूँ कैसे करेंगे। जो आपकी तकनीकी है, मैकेनिज्म है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, उसमें 4 मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहले होता है वांछित डीएनए खंड का विलगन एवं वरण, isolation of desired DNA, isolation and selection of desired DNA fragment। दूसरा स्टेप होता है वाहक डीएनए अणु का चयन, सिलेक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए। तीसरा स्टेप होता है कि जो हमने खंड ये लिया है और ये वाहक, इन दोनों को जोड़ना, ठीक है। इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट इनटू वेक्टर डीएनए एंड फॉर्म क्या बनाएंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। वो तीसरा स्टेप होगा। और जो आपका चौथा स्टेप है, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा उसे होस्ट सेल में या पोषक कोशिका में पहुंचाना, ठीक है। तो ये मुख्य चरण है किसके? पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वांछित डीएनए खंड का विलगन एवं वरण, ठीक है। विलगन आइसोलेशन, वरण सिलेक्शन। वांछित डीएनए खंड का आइसोलेशन करेंगे और सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। अब आइसोलेशन मतलब हमें किसी न किसी सेल से डीएनए को क्या करना है? आइसोलेट करना है, अलग करना है। उसके लिए हम कुछ स्टेप्स लेंगे। सबसे पहले लाइसिस ऑफ सेल एंड आइसोलेशन ऑफ देयर डीएनए, मीन्स कोशिका का अपघटन और उसके डीएनए का विलगन। जिस भी कोशिका से, अगर देखो हमें किसी भी सेल में, किसी भी प्लांट में डीएनए डालना है या कोई जीन डालना है तो पहले डीएनए या जीन खंड कहीं ना कहीं किसी न किसी कोशिका से निकालना पड़ेगा। वो कोशिका प्लांट सेल भी हो सकती है, एनिमल सेल भी हो सकती है, बैक्टीरिया जीवाणु कोशिका भी हो सकती है, जिससे हमने डीएनए को क्या करना है? आइसोलेट करना है। तो पहला स्टेप हमारा यही है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। कहाँ से करेंगे? सेल से। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक
बर्कनेली टेस्ट ट्यूब में क्या लेते हैं आप, जो भी सेल आपको प्लांट सेल से आइसोलेट करना है तो प्लांट सेल ले लेंगे, बैक्टीरियल सेल से करना है तो बैक्टीरियल सेल ले लेंगे, एनिमल सेल से करना है तो एनिमल सेल, अगर कवक फंगस की कोशिकाओं से करना है तो फंगस सेल ले लेंगे। उसमें हम क्या कर डालेंगे, सबसे पहले लाइसो एंजाइम, अगर हमने प्लांट सेल ली है, ठीक है, यह लाइसो एंजाइम क्या करता है, जो पादप कोशिका है उसकी कोशिका भित्ति की लाइसिस मीन्स उसको क्या कर देगा, अपघटित कर देगा। सेल, प्लांट सेल की कोशिका भित्ति क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, केवल जो साइटोप्लाज्म है या जीव द्रव्य है वो शेष बचेगा। जितना भी ये कोशिका भित्ति है वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। किस एंजाइम के प्रभाव से, लाइसो एंजाइम। अगर हमने कवक कोशिका ली है तो हम कौन सा एंजाइम डालते हैं, काइटिनेज, क्योंकि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की, तो उसको अपघटित करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, काइटिनेज, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेल अपघटित। जब सेल की लाइसो एंजाइम डाल देंगे कोशिका भित्ति अपघटित हो जाएगी। उसके बाद करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रण मीन्स इस एपेंड्रॉफ ट्यूब को, जनरली हम किस पे यूज करते हैं, एपेंड्रॉफ ट्यूब को एपरेटस में लगाते हैं। और सेंट्रीफ्यूगेशन किसे कहते हैं, हम इसको तेजी से घुमाएंगे। जब हम इस फर्नली को तेजी से मूव कराएंगे, बहुत तेज रोटेट कराएंगे, तो जिसके जो इसके जीव द्रव्य के भारी पदार्थ है वो कहाँ बैठ जाएंगे, नीचे, नीचे बैठ जाएंगे सारे, डीएनए भी, प्रोटीन भी, है ना, आरएनए, सब जितने भी पदार्थ है वो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले सब कहाँ बैठ जाएंगे, नीचे, सेल डेब्रिस सब नीचे बैठ जाएंगी। इसके बाद हम इसको ट्रीट करते हैं, ट्रीट विद राइबोन्यूक्लियस एंड प्रोटीज। अगर हम इन एंजाइम से ट्रीट करते हैं तो जितने भी वृहत अणु हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। और क्या शेष रह जाता है, डीएनए। और इस शेष और जो आपके लाइस्ट में शेष बचे डैब्रिस वो रह जाएंगे, और क्या रह जाएगा, डीएनए। इस रचना को हम क्या कहते हैं, लाइस्ट कहते हैं। इस जो बचा है वो क्या कहलाता है, लाइस्ट। अब इस लाइस्ट को हम चिल्ड मतलब ठंडा, इथेनॉल, इथेनॉल आपने तो केमिस्ट्री लैब में देखा है, बहुत ठंडा होता है, चिल्ड इथेनॉल डालते हैं। और चिल्ड इथेनॉल डालते ही ये जो डीएनए है ये बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स रवों में आ जाता है, रवों के रूप में आ जाता है। तो हमारे पास पूरा क्या आ जाएगा, डीएनए फ्रेगमेंट आ जाएगा। एक विधि तो ये है जो जर्नली वैज्ञानिकों द्वारा यूज की जाती है। एक विधि क्या है, मैंने आपको इससे पहले जब टॉपिक पढ़ाया था बायोटेक्नोलॉजी तो मैंने आपको बताया था कि डीएनए में क्षमता पाई जाती है डीनेचुरेशन की और रीनेचुरेशन की। इस विधि में क्या करते हैं, डीएनए को, जो आपका डीएनए फ्रेगमेंट है उसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं, जिससे उसके दोनों फ्रेगमेंट्स क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। दोनों फ्रेगमेंट्स बिल्कुल कैसे हो जाते हैं, अलग। मान लीजिए अगर हम इसको गर्म करते हैं तो अलग अलग हो जाएंगे इसके दोनों फ्रेगमेंट, 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। उसके बाद चलिए डीएनए गर्म है, फ्रेगमेंट्स अलग हो गए हैं, हम नॉन सीक्वेंस, नॉन मतलब जो सीक्वेंस को हम जानते हैं, जो डीएनए फ्रेगमेंट हमें चाहिए, उस नॉन सीक्वेंस का एमआरएनए उस घोल में मिला देते हैं। तो एमआरएनए उस वांछित डीएनए खंड से जाकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। मान लीजिए मुझे सीक्वेंस चाहिए थी GAATTC, तो मैंने ऐसा एमआरएनए डाला है जिसकी सीक्वेंस क्या है, C, T की जगह क्या होगा, U, A, G, ऐसा मैंने एमआरएनए डाला है। जैसे ही मैं ऐसा एमआरएनए घोल में डालूंगी तो वो जाकर बाइंड हो जाएगा उसी डीएनए खंड से जिसमें ये सीक्वेंस है, और क्या बन जाएगा, डीएनए आरएनए हाइब्रिड, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। और इसे एक एपरेटस की सहायता से द्विसूत्री, क्योंकि बाकी सारे तो एक सूत्री होंगे, केवल कौन सा द्विसूत्री होगा, जिसमें ये सीक्वेंस होंगी, वो डीएनए फ्रेगमेंट्स कैसे होंगे, द्विसूत्री होंगे, ठीक है। तो उन्हें हम एपरेटस में डालेंगे और द्विसूत्री को अलग कर लेंगे। फिर इस फ्रेगमेंट को दोबारा गर्म करेंगे, आरएनए अलग हो जाएगा, और डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से इस फ्रेगमेंट को फिर दोबारा से कैसा बना लेंगे, डबल स्ट्रैंडेड ना, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन क्रिया द्वारा क्या हो जाएगा, फिर दोबारा बना देंगे, डीएनए से क्या बन जाएगा, फिर पॉलीमरेज की सहायता से सिंगल स्ट्रैंडेड से डबल स्ट्रैंडेड।
एक विधि ये है, ठीक है भाई। एक विधि तो ये है कि हमने डीएनए फ्रेगमेंट ऐसे निकाल लिया, एक विधि ये है कि हमने डीएनए फ्रेगमेंट को ऐसे किया। एक विधि क्या है, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ डीएनए ऑफ डिजायर्ड डीएनए। जैसा कि हम सब जानते हैं कृत्रिम जीन संश्लेषण, आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस के लिए किसको जाना जाता है, हरगोबिंद खुराना, ठीक है, कि परख नली में न्यूक्लियोटाइड्स डाले, एंजाइम की सहायता से उन न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ा और क्या बन गया, फ्रेगमेंट बन गया, छोटी छोटी मॉलिक्यूलर क्रॉप बना दी, ठीक है। तो वांछित डीएनए खंड जो भी बनाना है वो न्यूक्लियोटाइड्स डाली, एंजाइम की सहायता से उनको जोड़ के आर्टिफिशियल डीएनए फ्रेगमेंट बना दिया। एक विधि ये है ना। इस विधि द्वारा भी वैज्ञानिक क्या करते हैं, डीएनए का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा ये है कि हमने क्या कर लिया, आइसोलेशन ऑफ देयर डीएनए, मीन्स हमारे पास क्या आ गया, डीएनए आ गया। एक काम पूरा हो गया, आइसोलेट हो गया। अब हमें क्या करना है, वरण। वरण मीन्स सिलेक्शन। अब हमारे पास पूरा डीएनए फ्रेगमेंट आ गया है। हमने जो ये डीएनए अलग किया है वो ये है, हमारे पास पूरा डीएनए का एक फ्रेगमेंट आ गया। और हमें पूरा डीएनए फ्रेगमेंट नहीं चाहिए, हमें एक जीन चाहिए, जीन निकालना और जीन डालना। हमें केवल ये जीन सीक्वेंस चाहिए डीएनए की, हमें पूरा डीएनए नहीं चाहिए, हमें इस सीक्वेंस की जरूरत है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे कि हमें इसका कौन सा भाग चाहिए, ठीक है। इसके लिए जैसे मैंने पहले पढ़ाया है, इसके लिए हम कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की विशेषता आपको बताई थी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की विशेषता क्या है कि ये जो एंजाइम है ये डीएनए की सीक्वेंस को पहचानते हैं। अब तक कई 100 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम खोजे जा चुके हैं, ठीक है, जो डीएनए की इस निश्चित सीक्वेंस को जानते हैं। जैसे मैंने कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम लिखा है, EcoR1, ठीक है। EcoR1 की विशेषता क्या है कि ये डीएनए की इस सीक्वेंस को पहचानता है, GAATTC। डीएनए में जहां जहां ये सीक्वेंस होगी यह डीएनए को वहीं से काटेगा, कट कर देगा, क्योंकि ये इस सीक्वेंस को पहचानता है। ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम हैं जो डीएनए की अलग अलग सीक्वेंस को पहचानते हैं। हमें जो सीक्वेंस चाहिए होती है, जो भी क्रम हमें चाहिए होता है, हम उसी के अनुसार किसका यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। एक विशेषता तो ये है। दूसरी विशेषता इस एंजाइम की क्या है कि यह डीएनए को विलोमपदी अनुक्रम पर ही काटता है। विलोमपदी अनुक्रम, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। विलोमपदी अनुक्रम या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है, अगर हम इन सीक्वेंस को डीएनए के किसी भी फ्रेगमेंट पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में पढ़ते हैं तो हमेशा समान रहती है। जैसे मैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ रही हूँ डीएनए के, तो क्या होगा, GAATTC। इधर से पढ़ो, GAATTC, सेम है। इधर से पढ़ो, ये जैसे, इन्हें कहते हैं विलोमपदी अनुक्रम। 6 से 10 न्यूक्लियोटाइड का वह विशेष अनुक्रम जो डीएनए के 5 प्राइम टू 3 प्राइम किसी भी फ्रेगमेंट पर पढ़ने पर समान होता है उसे विलोमपदी अनुक्रम कहते हैं। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम हमेशा डीएनए को विलोमपदी अनुक्रम पर ही काटते हैं। तो मुझे ये फ्रेगमेंट चाहिए, इसलिए मैंने कौन सा एंजाइम डाला है, EcoR1। EcoR1 की तीसरी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की तीसरी विशेषता क्या है, कभी भी ब्लंट एंड नहीं काटेगा कि यहाँ से ऐसे काट दिया, हमेशा स्टिकी, तिरछा काटता है, स्टिकी एंड्स कटते हैं। डीएनए कैसे कटेगा, तिरछा ऐसे कटेगा। और डीएनए के क्या होगा, फ्रेगमेंट्स बहुत सारे टुकड़े। मान लीजिए हमारे पास ये कोई रिबन है, मान लीजिए मैं उसको काटना शुरू करूँ, मुझे ये हिस्सा चाहिए और ये हिस्सा चाहिए, है ना। मैंने यहाँ से काटा, तो ये भी तो मेरे पास किसके रूप में आ जाएंगे, फ्रेगमेंट। अब मुझे 1, 2, 3, 4 फ्रेगमेंट मिल गए और मुझे कितने चाहिए, ये वाले 2 चाहिए, है ना। अब मुझे इन 4 में से वो सेलेक्ट करना जो मेरे हैं, मुझे जो 2 चाहिए वो उनका सिलेक्शन करना।
सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पूरे डीएनए किसके रूप में आ गया है, फ्रेगमेंट्स के रूप में आ गया है। ऐसे हम किसी और कोई सीक्वेंस चाहिए उसी के अनुसार क्या डाल देते हैं, वही जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि हिंट थर्ड डाल दो तो सीक्वेंस दूसरी आएगी AAGGCT है ना TC, तो उसी हिसाब से सीक्वेंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जो भी हम डालेंगे उसी के अनुसार चेंज हो जाएगी। अब हमारे पास ये फ्रेगमेंट्स आ गए हैं। अब इनमें से मुझे ये फ्रेगमेंट चाहिए और ये चाहिए, और मेरे पास ये भी फ्रेगमेंट के रूप में है और आगे वाला हिस्सा भी फ्रेगमेंट के रूप में है। तो अब मैं क्या करूँगी, सिलेक्शन करूँगी, और सिलेक्शन करने के लिए हम जनरली किसका यूज़ करते हैं, एक एपरेटस है जिसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेटिक एपरेटस। इसमें हम क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। देखो ये एपरेटस अगर आप देखेंगे लेबोरेटरी में, तो लेबोरेटरी में ये ट्रे लाइक होता है, छोटा सा जैसे ट्रे होता है, ट्रे की तरह होता है, और उस ट्रे में एक हम क्या डालते हैं, भरते हैं एग्रोज जेल, जिसमें अगार अगार पदार्थ भरा रहता है, और उस अगार अगार पदार्थ के कारण वो कैसा होता है, सेमी सॉलिड। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या भर देते हैं, एग्रोज जेल। ऊपर की तरफ इस एपरेटस में क्या पाए जाते हैं, वेल्स। वेल्स होते हैं कुएं, जिसे हिंदी में कह सकते हैं वेल, ये क्या कहते हैं, कुएं। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। ठीक है, और हम सब जानते हैं डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि डीएनए में कौन सा ग्रुप है, फॉस्फेट। फॉस्फेट ग्रुप की उपस्थिति के कारण उस पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ही हम यहाँ जेल में डालेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, एनोड, वो एनोड की ओर क्या करते हैं, रन करते हैं। हम अपने फ्रेगमेंट्स इन वेल्स में डालते हैं। ठीक है, जितने भी फ्रेगमेंट्स डीएनए के हैं वो इस वेल्स में डाले जाते हैं, और जैसे ही हम इसको वेल में डालेंगे तो करंट पास करेंगे। करंट पास करते ही जो आपके डीएनए फ्रेगमेंट हैं वो इस जेल पर रन करेंगे। रन मतलब दौड़ेंगे, क्योंकि उन पर चार्ज है, और वो किसकी ओर, एनोड की ओर रन करेंगे, मीन्स इधर की ओर रन करेंगे। ठीक है, जो देखो जो छोटे फ्रेगमेंट है वो जल्दी जल्दी, देखो जो बड़े और छोटे सड़क पर चलते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, दौड़ दौड़ के भाग भाग के आगे निकल जाते हैं, और जो बड़े हैं और जो और बुजुर्ग हैं वो धीरे 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 उनके बच्चों के पीछे पीछे चलते हैं। ऐसे ही होता है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर है, जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं वो अपनी लंबाई के अनुरूप क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं सेपरेशन पे। ठीक है, देखो जो हम ये सब कर रहे हैं, हमें डीएनए नेक्ड आई से नहीं दिखाई देता। हम बस कर रहे हैं कि हमने सेल ले ली, हमने एंजाइम डाल दिया, हिला दिया, घुमा दिया, ये डाल दिया। ठीक है, हम लाइस्ट आ गया, हम मान रहे हैं कि इसमें डीएनए, हमें नेक्ड आई से डीएनए दिखाई नहीं देता, मीन्स हम नग्न आंखों से डीएनए को नहीं देख सकते। हमने जो अपना ये गोल है वो इस वेल में डाल दिया और रन कर रहे हैं। अब इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एक पदार्थ होता है इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड को रन कराते हैं तो डीएनए खंड उस ब्रोमाइड, उस पदार्थ के कारण कैसे दिखाई देते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखाई देते हैं। जब हम इसमें ऑटो रेडियोग्राफ डालेंगे तो जो डीएनए के खंड हैं इथिडियम ब्रोमाइड के कारण कैसे दिखाई देते हैं, ऑरेंज कलर के, चमकते हुए दिखाई देते हैं, और उसको हम यहाँ से जेल से कैंची काट लेते हैं, इल्यूशन करते हैं, मीन्स काट के फ्रेगमेंट्स को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। एक टेक्निक तो ये है। एक टेक्निक क्या है कि हमने जब यहाँ पर ये डीएनए फ्रेगमेंट्स डाले तो हल्का उसको क्या किया, गर्म किया, जिससे वो कैसे हो गए, सिंगल स्ट्रैंडेड हो गए हैं। अब हम यहाँ पर एक क्या डालते हैं, मॉलिक्यूलर प्रॉब। अब मॉलिक्यूलर प्रॉब क्या है, ये कृत्रिम रूप से बनाई गई डीएनए की एक छोटी सी श्रृंखला होती है। जैसे मुझे सीक्वेंस चाहिए GAATTC, तो मैंने कृत्रिम रूप से क्या मॉलिक्यूलर प्रॉब बनाई है, CTTTAAG, और इस प्रॉब को मैंने रेडियो एक्टिवली लेबल कर दिया है। जो नाइट्रोजनस पदार्थ लिया है वो कैसा है, रेडियो एक्टिव है। ऐसी मॉलिक्यूलर प्रॉब्स मैंने तैयार करी और मैंने इस वेल में डाल दी। मैंने वेल में डाली, करंट पास किया, वो रन करेंगी और रन करते हुए उस फ्रेगमेंट से जाकर जुड़ जाएंगी जिस
इसकी सीक्वेंस क्या होगी, GAAT, वो दोनों क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, क्योंकि ये इसके अपोजिट है, ये इससे जाकर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और जैसे ही मैं इसको ऑटो रेडियो वो डालूंगी, रेडियो एक्टिव किरणें इस पे डालूंगी, रेडियो एक्टिव किरणें डालते ही क्योंकि रेडियो एक्टिविटी के कारण ये चमकता हुआ दिखाई देगा और इस बैंड को काटकर अलग कर देगा। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या किया, पहले सेल से निकाला, फिर उसके बाद काटा, काटने के बाद क्या किया, सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है ना, कि पहले हमने सेल में से क्या कर लिया, डीएनए को अलग कर लिया, फिर डीएनए को छोटे छोटे खंडों में बांट दिया और वो खंड जो हमें चाहिए उसका सिलेक्शन। अब ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट आ गया, वांछित डीएनए खंड आ गया। क्या तक समझ आया है ना, तो हमारा क्या हो गया, वांछित डीएनए खंड का वितरण। अब आता है नेक्स्ट हमारा वाहक डीएनए अणु का चयन। वाहक किसे कहते हैं, वेक्टर जनरली हम किसे कहते हैं, वाहक जो हमारे डीएनए को दूसरी कोशिका में ले जाएगा, जहां हमें उसको पहुंचाना है, जहां हमें उसको भेजना है। ठीक है, तो वाहक हमेशा ये काम करते हैं कि ले जाना। वाहक डीएनए अणु का चयन। अब हमने ये जो डीएनए निकाला है, इस डीएनए को मान लीजिए मुझे किसी प्लांट में पहुंचाना है या किसी बैक्टीरिया में पहुंचाना है। ठीक है, तो वहां तक पहुंचाने के लिए मैं किसका सहारा लूंगी, वाहक डीएनए अणु का। ठीक है, वाहक डीएनए अणु या वेक्टर डीएनए कहते हैं इसको। और वेक्टर डीएनए के रूप में हमने पहले मैंने आपको बताया कि इसको यूज करते हैं, प्लाज्मिड को भी यूज करते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस को भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने किसकी स्ट्रक्चर दिखाई है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड प्लाज्मिड या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड क्या है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या है प्लाज्मिड, जो आपकी बैक्टीरियल सेल है, जीवाणु कोशिका है, कुछ जीवाणु कोशिकाओं में, सब में नहीं, कुछ जीवाणु कोशिकाओं में क्या होता है, अपना गुणसूत्री डीएनए तो होता ही है, अपने गुणसूत्री डीएनए के अतिरिक्त भी कुछ वृत्ताकार डीएनए अणु पाए जाते हैं। ठीक है, किनमें, बैक्टीरियल सेल में, जीवाणु कोशिकाओं में। अपने गुणसूत्री डीएनए के अतिरिक्त भी क्या है, वृत्ताकार डीएनए अणु, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। और इन प्लाज्मिड के कारण जो आपके डीएनए हैं, जो आपकी बैक्टीरियल सेल है, उनमें कुछ क्षमता होती है, क्योंकि इन प्लाज्मिड में क्या क्या होता है। अगर हम एक प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर देखते हैं, एक प्लाज्मिड में सबसे पहला होता है ऑरिसाइट। ठीक है, ऑरिसाइट उसे कहते हैं जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है, मीन्स इस प्लाज्मिड में रेप्लिकेट करने की क्षमता होती है। यह रेप्लिकेट करके अपनी प्रतिलिपियां बना सकती है, 1 से 2, 2 से 4, मीन्स इसमें अपनी प्रतिलिपि बनाने की क्षमता है कि एक प्लाज्मिड से 2, 2 से 4, किसके कारण, ओरिसाइट। ठीक है, इसके बाद इसमें जीन्स पाए जाते हैं, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये मैंने पीबीआर जो आपकी प्लाज्मिड है वो पीबीआर उसकी स्ट्रक्चर दिखाई है ना। इनमें क्या पाए जाते हैं, इसके बाद दूसरी विशेषता सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब क्या है, प्रतिजैविक हैं, एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, इन प्लाज्मिड में क्या पाए जाते हैं, रेजिस्टेंस पाई जाती है। इन प्रतिजैविक के प्रति इनमें रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। जिन बैक्टीरियल सेल में ऐसा प्लाज्मिड होता है, अगर इसमें ये प्लाज्मिड है, इस बैक्टीरियल सेल पर इन प्रतिजैविक हम एंटीबायोटिक्स का यूज कर लें, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह उसको क्या देती है, प्रतिरोधक क्षमता देती है। हम इसकी इस क्षमता को किसके रूप में यूज करेंगे, सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में। जब हमें आगे बताएंगे सिलेक्टेबल मार्कर का यूज कहाँ आएगा, जब हम सिलेक्ट करेंगे अपने डीएनए को। ठीक है, तो इस क्षमता को हम किसके रूप में यूज करते हैं, एज ए सिलेक्टेबल मार्कर, है ना। देखो जनरली आप देख रहे हैं जो रोग है, जैसे कुछ रोग है जैसे टाइफाइड, किसके द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी, है ना। और हम कहते हैं इतनी आसानी से सही नहीं होगा,
क्यों? उसके लिए बहुत एंटीबायोटिक्स का कोर्स होता है, एंटीबायोटिक्स ये क्यों? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस पावर है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता क्या है? साल्मोनेला टाइफी की बहुत ज़्यादा है, आसानी से वो नष्ट नहीं होगा। तो उसमें कोई ना कोई ऐसी क्षमता है, जैसे इसमें है, इसमें क्या है? एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन के प्रति क्या है? प्रतिरोधक क्षमता है, इनका कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। हम इसकी क्षमता को एज ए सिलेक्टेबल मार्कर क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विशेषता क्या होगी? साइट फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। इस प्लाज्मिड में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, जैसे मैंने ये वाला लिखा EcoR1, HIND1, HIND3, BAMH1, है ना, ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के लिए क्या है? साइट है। इसीलिए इस आधार पर हम प्लाज्मिड को वाहक डीएनए अणु के रूप में चयन करते हैं कि इसमें सब कुछ है, कि इसमें ओरिजिन साइट भी है, ये रेप्लिकेट भी कर सकता है। अगर हमने इसके अंदर अपना जीन डाल दिया तो उसकी प्रतिलिपियां बन जाएंगी। इसमें प्रतिरोधक क्षमता है, जिसको हम सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में यूज करेंगे कि हमने जो जीन डाला है वो इस प्लाज्मिड में पहुंचा नहीं पहुंचा, सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए भी क्या है? साइट है, कि हम क्या कर सकते हैं? आसानी से इसको काट सकते हैं, काट के अपना डीएनए इसके अंदर डाल सकते हैं। तो वाहक डीएनए अणु का चयन किस आधार पर करा? प्लाज्मिड। देखो जनरली जो वैज्ञानिक हैं वो एज ए वेक्टर किसे यूज करते हैं? प्लाज्मिड को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? 3 विशेषताएं तो मैंने आपको बता दी इसकी। एक तो और साइट है, इसमें प्रतिरोधक क्षमता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए साइट है, और नेक्स्ट क्या है? यह आकार में छोटा होता है। ठीक है, बहुत छोटा होता है, आसानी से किसके अंदर रहता है? बैक्टीरियल सेल। दूसरा, इसमें यह किसी भी रोग का वाहक नहीं होता। जब भी हम वाहक डीएनए अणु का चयन करते हैं तो हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले वो आकार में छोटा होना चाहिए, वो ये है। दूसरा, हम वो किसी रोग का वाहक नहीं होना चाहिए, जैसे प्लाज्मिड है ना, कुछ वायरस है, अगर हम उनमें डीएनए डाल देंगे वो पहले रोग फैलाते हैं तो वो रोग फैलाएंगे, तो हम ऐसे वायरस को यूज नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट, उसमें भी वही सीक्वेंस होनी चाहिए जो हमारे वांछित डीएनए खंड की हैं, जिससे हम अपने डीएनए खंड को आसानी से उसके अंदर डाल सकें। ठीक है, नेक्स्ट विशेषता क्या होनी चाहिए? वाहक डीएनए अणु को जब हम चयन कर रहे हैं उसमें अपनी प्रतिलिपियां बनाने की क्षमता होनी चाहिए। उसमें ट्रांसक्रिप्शन व ट्रांसलेशन की क्षमता होनी चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए से क्या बन जाए? आरएनए भी बन जाए, और उस आरएनए से संबंधित प्रोटीन, क्योंकि जीन हमने क्यों डाला है? प्रोटीन बनाने के लिए डाला है। ठीक है, संबंधित क्या बन जाए? प्रोटीन। तो जब भी हम वाहक डीएनए अणु का चयन करते हैं तो हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। तो वैज्ञानिकों ने इसीलिए एज ए वेक्टर किसको यूज किया है? प्लाज्मिड को, क्योंकि प्लाज्मिड में ये सभी विशेषताएं क्या होती हैं? पाई जाती हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? वाहक डीएनए अणु का चयन। ठीक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो ये प्लाज्मिड है ये कहाँ पाए जाते हैं? बैक्टीरियल सेल में। अगर हमें इसे एज ए वेक्टर यूज करना है तो पहले इसे बैक्टीरियल सेल से निकालना होगा ना, और इसको निकालने के लिए भी सबसे पहले जिस भी जीवाणु कोशिका से प्लाज्मिड को निकालना होता है उस जीवाणु कोशिका को भी लाइसो एंजाइम से ही क्या करते हैं? उपचारित करते हैं, ट्रीट करते हैं, जिससे उसकी सेल वॉल क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। उसका कोशिका द्रव्य, गुणसूत्रीय डीएनए, प्लाज्मिड, आरएनए, प्रोटीन आदि क्या आ जाएंगे? घोल के रूप में आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे? घोल के रूप में आ जाएंगे। तो उसमें एसिटिक एसिड डालेंगे, एसिटिक एसिड डालने पर क्या हो जाएगा? अन्य जो पदार्थ हैं, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, वो क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। ठीक है, फिर आरएनएज, प्रोटीएज, ये एंजाइम डालेंगे जिससे आरएनए अपघटित हो जाएगा, प्रोटीन अपघटित हो जाएगा। ठीक है, और लाइस्ट में केवल क्या बचेगा? डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए और प्लाज्मिड। ठीक है, उसके बाद उस घोल को हम फिनोल में डालेंगे, और फिनोल में डालते ही उसकी क्या बन जाती है? 2 लेयर, पानी ऊपर, वो फिनोल ऊपर, एक लेयर पानी की, एक फिनोल की। ठीक है, और प्लाज्मिड हल्के होते हैं तो पानी में ऊपर ऊपर क्या लग रहते हैं? तैर रहते हैं। गुणसूत्रीय डीएनए क्या हो जाता है? नीचे। तो हम क्या करते हैं? ऊपर से प्लाज्मिड को अलग कर देते हैं, और प्लाज्मिड को हम कैसे यूज करते हैं? ऐसे वेक्टर। ठीक है, तो मैंने आज आपको पहला स्टेप बताया वांछित डीएनए खंड का
विघटन। दूसरा स्टेप बताया वाहक डीएनए अणु का चयन। ठीक है, तो पहला स्टेप और दूसरा। अब इसके नेक्स्ट स्टेप आता है, इसे हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट वन क्या कहेंगे इसको हम, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे करेंगे, अब हमारे पास दो चीज है। एक तो हमारे पास हमारा डीएनए फ्रैगमेंट, ये ठीक है, एक तो ये है जो हमने आइसोलेट किया है। एक हमारे पास है प्लाज्मिड, जिसे हम क्या कह रहे हैं, वेक्टर डीएनए, जिसे हमने चयन किया है, वेक्टर डीएनए। ये फॉरेन डीएनए कहलाता है, फॉरेन डीएनए, विदेशी डीएनए, क्योंकि बाहर से आया है इसके लिए। ठीक है, अब हमारे पास ये है, ठीक है, एक तो ये फ्रेगमेंट आ गया हमारे पास, एक हमारे पास इसमें और साइट भी है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए साइट भी है, टेट्रासाइक्लिन के लिए भी, ये हमारे प्लाज्मिड है। अब हम क्या करते हैं, इस प्लाज्मिड को भी उसी एंजाइम से उपचारित करते हैं जिससे हमने अपने डीएनए फ्रेगमेंट को किया था, मींस इको R1 से। इको R1 से किया है तो इसमें भी जहां पर भी ये सीक्वेंस होगी, कौन सी, GAATTC, वहीं से ये प्लाज्मिड को क्या करेगा, काट देगा, कट लगेगा। और कैसे कट होंगे, कैसे होंगे, स्टिकी, ब्लंट एंड नहीं होंगे, कैसे होंगे, स्टिकी, तिरछा, तिरछा काटता है। ठीक है, और इसका ये फ्रेगमेंट निकल के क्या हो जाएगा, स्टिकी एंड वाला क्या हो जाएगा। और हम कौन सा डाल देंगे, हम इसके अंदर अपना दूसरा जो हमें डालना है, ये हमारा खंड है कौन सा, फॉर्म, ये हमें इसके अंदर, ठीक है, ये डाल देंगे और ये डीएनए हमारा कहाँ गया, कौन से एंजाइम की सहायता से जोड़ेंगे, लाइगेज। लाइगेज हमेशा क्या करता है, डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसका ये फ्रेगमेंट निकाल दिया और अपना डीएनए इसके अंदर डाल दिया, और ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए।